बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आप अदाकार हैं, आप गुलूकार हैं, आप सर्टिफाइड होम्योपैथ हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे हवाले हैं आपके। और हमारे यहाँ जो फ़नकार बहुत पढ़े लिखे और काबिल हैं, इनका शुमार उन्हीं फ़नकारों, अदाकारों और सिंगर्स में होता है। तो बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरम शहरियार जैदी साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। जी फातिमा साहबा। जी, तो शहरियार साहब के लिए हमारी टीम ने बड़ा प्यारा पैकेज तैयार किया है, तो पहले वो चल के देखते हैं। जी चलिए। वाह। जैदी साहब, ये फरमाइए कि कहाँ से आगाज़ किया जाए? अब आप जहाँ से कहें वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, देखने में शायद ना लगता हूँ। देखने में तो जवान लग रहे हैं आप, माशाल्लाह हैं, चेहरे पे खूब रौनक है जी। 1960 जवानी वाला ग्लो है आपके चेहरे पे। बहुत शुक्रिया। 68 से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। ओके। ये और आप लाहौर में मुकीम थे? जी, मैं लाहौर में था। ठीक है। यहीं पढ़े लिखे, यहीं पैदा हुए, यहीं ठीक है। सब कुछ हुआ। मतलब मैं तो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड था और सिंगर बनना चाहता था। हाँ। गा भी ठीक लेता था उस ज़माने में। नहीं, आपने तो गाया। आप जो लोगों को नहीं अगर पता होगा तो मैं जी, बताता चलूँ। जी। नैयरा नूर साहिबा जो थी मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, वो ज़ैद साहब की अहलिया थी। शाह जी, नैयरा नूर साहिबा वही जिनका गाना था कभी हम भी खूबसूरत। जी 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 जी। वो वैसे अहमद शमी साहब की नज़्म है, मगर वो उर्फ़े आम में गायन गाना ही में। तस्वुर अच्छा, होता है। इसमें एक कमाल की बात ये होती है, इसमें हम भी लगा देते हैं लोग। कभी हम खूबसूरत ओरिजिनल नज़्म में नहीं है। जी, ओके। कभी हम खूबसूरत। कभी हम खूबसूरत थे। वो अमूमन लोग कहते हैं हम भी खूबसूरत थे। जी, वो उनकी बहुत मशहूर एक नज़्म थी, अहमद शमी साहब की। जी जी, जिसको उन्होंने सीरियल के लिए किया था। तीसरा किनारा। जी, तीसरा किनारा। तीसरा किनारा के लिए। हाँ। मगर नैयरा उससे पहले भी पॉपुलर थी। नैयरा ने शुरू किया था 69 में। जी जी जी। 69 में गाना शुरू किया था, लेकिन फिर उन्हें शोहरत मिली एक्चुअली सच गप से। जी जी जी। शुएब हाशमी साहब का जो प्रोग्राम। आप भी उसका हिस्सा थे? जी, मैं भी उसका था। शोहरत और शौहर दोनों वहीं से मिले। बहुत कम मैंने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन ये मैं उस जमाने पीआई में था। हाँ हाँ तो मेरे पास वक्त नहीं होता था, मैं उस चक्कर में शिफ्टों की नौकरी थी हमारी। हाँ। तो उसमें फंसा रहता था ज़्यादा। तो शौक पूरा करने के लिए इतवार का दिन मिलता था। हाँ। वो अरशद महमूद इतवार को जो कुछ बना देते थे हम गा देते थे। और अर्शद साहब भी उस वक्त यहीं होते थे, लाहौर? अरशद भी लाहौर में थे। अर्शद साहब भी लाहौर थे? जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। एक हमारे दोस्त थे जो एक स्टेज प्ले कर रहे थे। अच्छा। इट वॉज ए 4 एक्ट प्ले। 4 एक्ट का था। ठीक है। प्ले। तो उसमें एक कैरेक्टर था जिसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं करूं। अब मैंने एक्टिंग तो नहीं की थी पहले कभी, लेकिन वो कैरेक्टर इतना अच्छा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि मैं करूँगा। नज़ीर हुसैनी साहब उसके डायरेक्टर। और 68 में आप की उम्र क्या थी सर? मैं कोई मेरे ख्याल है हार्डली 18-19 साल का हूँ। अच्छा, ठीक है। आतिश जवान कहते हैं ना? जवान बहुत ज़्यादा। आतिश जवान। वो इत्तेफाक से कैरेक्टर जो था वो हिट हो गया। अच्छा। उस ड्रामे की बेस पे मुझे मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने ओह अच्छा। एक प्ले में बुक किया टीवी के, और मुझे उन्होंने पूछा कि क्या बात ड्रामे करेगा? हाँ। हैं? मैं कहा हाँ जी करूँगा। कह ले वो एक काम होगा, एक डायलॉग है जी, लेकिन उससे ये होगा कि तुम ऑडिशन से बच जाओगे। अच्छा। आइंदा के लिए। ठीक है। उस ज़माने बड़ा सख्त ऑडिशन होता था। हाँ। मतलब पास ही नहीं करते थे किसी को। हाँ। बड़े बड़े जी जी। मैंने देखा जो आर्टिस्ट थे वो धक्के खाते फिरते थे बेचारे पीटीवी पे। तो मैंने वो
एक लाइन का कैरेक्टर किया, वो लाइन मुझे आज भी याद है। वो एक डॉक्टर था, वो कहीं गुजर रहा होता है खेत के पास से, वहाँ सारे बैठे बारी का हुक्का पी रहे होते हैं। हाँ, तो उनसे कहता है कि एक दूसरे का झूठा हुक्का पीने से बीमारियां लग जाती हैं भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो चलो चलो डॉक्टर काम करो अपना, हम खुद लाख बीमारी एक बीमारियां चल वो एक लाइन थी। पाकिस्तानियों का मिजाज ऐसे ही रहा है हमेशा। जी, उसके बाद फिर मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मोहम्मद निसार साहब ने बुलाया और मुझसे कहने लगे, यार तुम जा रहे हो आर्ट्स काउंसिल, वहाँ देखना कवि साहब होंगे, उनको भेज देना। ठीक है। मैंने इत्तेफाक से कवि साहब गए हुए थे कराची। मैंने मैनेजर से कहा, मैंने जी वो कराची गए हुए, तो कहने लगे अच्छा ठीक है तू जा। मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे बुला लिया और कहने लगे, बात सुन, एक कैरेक्टर है तुमसे कराऊंगा, कर लोगे? मैंने आप कराएंगे तो कर लूँगा। तो वो बड़ा एक मेजर कैरेक्टर था। अच्छा। उसमें भी 3 भाई थे, वो लूट पिट के इंडिया से आते हैं, उनकी 3 बेगमात थी और उन पे वो सारी स्टोरी थी। इंतजार हुसैन साहब का लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है। इंतजार हुसैन साहब ने ये माइग्रेशन पे, हिजरत पे जिन लोगों जी ने जी बहुत जी, लिखा, बहुत लिखा है सब जी, कॉन्टिनेंट में जी, उनमें जी, से एक थे। जी जी। वो इत्तेफाक से वो कैरेक्टर था एक कंफ्यूज किस्म के बाबे का। अच्छा, बुढ़ा था वो, वहां से लूट पिट के आया। अच्छा, मैं पहली दफा कैमरे के सामने आया था तो मैं तो वैसे ही कंफ्यूज था, क्या करूं। अच्छा ठीक है। सिगरेट भी वो पी रहा होता तो उसी उसके हाथ कांप रहे हैं, बुरी हालत है उसकी, वो सारी चीजें भी वैसी हो रही थी। वो कैरेक्टर कर गया इसी चक्कर में। मेरी जाती एफर्ट का इसमें कोई दखल नहीं। तो मेरे साथ जो कुछ होता रहा जिंदगी भर, वो होता रहा। अच्छा। मतलब ये कि मैंने कभी आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज के लिए कभी कोशिश नहीं की। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी किस्मत में लिखा है खुद आ जाता है चल के, वो खुद ब खुद आ जाता है चल के, और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत एम्बिशियस नहीं रहे आप। हाँ, एम्बिशियस नहीं मेरा। हाँ। कभी नहीं रहा। ये तो मुश्तरक हुई हम में बात। 70 में, दिसंबर 70 में मैंने PIA ज्वाइन कर ली। अच्छा। PIA भी ज्वाइन करने का एक वाकया है, वो भी आपको बताऊं कि मैंने जरूर, अपनी जरूर। तरफ से कुछ नहीं किया। प्लीज। हाँ, PIA खुद आ गई चल के। मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, उस जमाने में कुछ डेली वेजेस पे भर्ती कर रहे थे लोग। अच्छा। तो वो साल भर मैंने डेली वेजेस 10 रुपए दिहाड़ी पे नौकरी की PIA में। अच्छा, वो भी मैं तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं उस जमाने में अच्छा खासा पैसा टीवी से कमा लेता था। ठीक है। मतलब 800, 900, 1000 रुपए कहीं जाके मिल जाते थे। हाँ। जबकि फीस उस जमाने में ऐसी होती है 75 रुपए से लेके और 150 रुपए तक ड्रामे में मिलते थे। और एक आदमी जो बिल्कुल कुछ ना करना चाहता उसके लिए बहुत होते हैं। उसके लिए बहुत। मैं आपको बताऊं, आप लुत्फ जी, लेंगे। जी। मेरे वालिद साहब जो अपने जो भी कारोबार वगैरह थे, उनको देखने के लिए जाते थे वो 11-12 बजे और 3-4 बजे ख़त्म कर देते। सही है। तो जो भी मुख्तलिफ उनके वो थे, तो उससे मुंसलिक लोग पूछते थे कि भाई सुबह से ज़िंदगी शुरू हो गई है और शाम तक जारी रहेगी, आप लेट आए थे और जा भी जल्दी रहे हैं। तो सारे जो उनके मिलने जुलने वाले थे बताते कि लगे एक जुमला होता था जी। तेरे पे होता कि भाई मेरा आज दा कोटा पूरा हो। मोटा हो रहा है बस। बिल्कुल बिल्कुल वही साथ था। है जी। कभी मैं ओवर टाइम पे नहीं रुका। हाँ, ओवर टाइम तो काम ही नहीं करना, तो टाइम पे ओवर टाइम पे उस आने लोग छुट्टी मत करते ही नहीं थे, आप यकीन करें। हाँ, पैसे बन जाएंगे। इतना ओवर टाइम बनता था। हाँ। अच्छा, आप यकीन करें, एक दिन में 24 घंटे, हाँ, लेकिन ओवर टाइम बनता था 25 घंटे एक दिन में। वो कैसे? वो जहाज से नहीं उतरते? नहीं हाँ, दूसरा दिन अगर शुरू हो आपने जाता 8 ना। घंटे से ज्यादा नौकरी की है, हाँ, मतलब 8 घंटे से आपने 8 घंटे मजीद ओवर टाइम कर लिया, 16 घंटे हो गए। 16 घंटे के बाद अगर आप 16.5 घंटे हो गए, आपको फर्ज कीजिए गाड़ी नहीं आई या कुछ और हुआ, अच्छा 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 है जी, 16.5 घंटे हो गए, तो 16.5 घंटे के बाद आपको 24 घंटे का रेस्ट जो है वो लाजमी हो गया। अच्छा हाँ जी। अच्छा वो शॉर्ट रेस्ट जो है वो भी ओवर टाइम काउंट होता था। अच्छा अच्छा। वैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, ये अगर उसको मिस यूज न किया जाए, हाँ। तो मैंने देखा हमारे माजी में कुछ इदारे, खासतौर पर जो सरकारी इदारे थे, जी जी, उसमें वर्कर्स के लिए, उनकी हाइजीन के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत अच्छे सिस्टम्स बने हुए जी बिल्कुल ऐसी है। थे। तो फिर आपका खूब पैसे बन जाते थे लोगों के। वो लोग बहुत पैसे बन जाते थे, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता था। मुझे पता नहीं है कि जी मुसीबत थी जो आज तक है कि मैं इधर छुट्टी हुई और वो हाल होता ना जैसे बचपन में स्कूल से भागा करते थे, छुट्टी की घंटी बजते ही भागते थे। मैं भी टाइम होते ही भागता था घर। हाँ,
है जी, मुझे पता नहीं आज तक वो ऐसी है। मैं शाम को जब शूट कर रहा होता हूँ तो बड़ी मुश्किल से रुकता हूँ मैं शाम रात में 8 बजे, और बस मुझे लगता है कि अब मैं घर जाऊँगा। सर सही वाले लाहौरी है, फिर कराची में तो बहुत मुश्किल गुजारा हुआ। हाँ सही है। जो घर आपको खींचता था तो घर सिर्फ घर की वजह से खींचता था या नैयरा साहिबा की वजह से खींचता जी, असल में नैयरा की वजह से ही खींचता था। मेरी दरअसल उसके साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि वो कहीं जाने को दिल नहीं करता था, है जी। और फिर हमारी मेंटल एफिलिएशन इतनी ज़्यादा थी कि बहुत कंपैटिबिलिटी थी आपकी, बहुत ज़्यादा। वो एक प्रोग्राम आया करता था वो टीवी पे, मियाँ बीवी का, जी कंपैटिबिलिटी जिसके अंदर वो करते थे ना, ज़हनी हमआहंगी, या उसमें 100% मार्क्स थे हमारे। अच्छा। कोई एक सवाल ऐसा नहीं था जो रिलेट ना करता। अच्छा, इतनी ज्यादा हमआहंगी हो तो आदमी तो बोर हो जाए। बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल ही अगर इख्तिलाफ हो। हाँ ऐसी है। फिर हमारा जो मौसीकी से ताल्लुक था, ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर हम रिवर्स जी जी थोड़ा सा पीछे चले जाए, मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात तो सर मैं एक्चुअली हेली कॉलेज में मैं म्यूजिक सोसाइटी का सेक्रेटरी था, तो वहाँ हमारा कंपटीशन हुआ करता था सारे पाकिस्तान के। तो उसमें मैं जब दाखिल हुआ कॉलेज में तो एक आवाज़ मुझे आई गाने वाली, कोई somebody was singing छा रही काली घटा जिया मुरा लहराए। हाँ, बेगम अख्तर का एक, बेगम अख्तर की, जी हाँ। हमें कुछ खास किस्म के गाने याद थे और बेगम अख्तर से तो मेरा दिल ही लगाव था। मैं अगर मैं उस दौर में होता तो शायद मैं उनके चिल में भर रहा था। वो बड़ी एक हैरान कुन चीज थी मेरे लिए कि बेगम अख्तर को गाने वाला कौन पैदा हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही। आज भी मैं वो एक शो करता था, रात गए, बल्कि जय साहब आपके भाई थे, एजाज बख्शा उन्होंने, तो कोई आ जाए ना तो समझ नहीं आती कि बेगम अख्तर की कोई चीज़ अगर किसी से, या नूरजहां की भी, जी और कोई फरमाइश करें तो किससे करें, लोग उसके साथ इंसाफ ही नहीं कर पाते। बेगम अख्तर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो मैंने कहा ये कौन आ गया भाई बेगम अख्तर को गाने वाला है जी। अख्तरी भाई फैजाबादी, अख्तरी भाई फैजाबादी, क्योंकि ज़ौक़ बिल्कुल मिलता हुआ मिला, फिर वो दोस्ती आगे तो फिल्मी किस्म का सीन है देखा जाए तो। नहीं है हकीकतन। और सिर्फ ये बताइए कि ओल्ड हेले या न्यू? जी ओल्ड वाला। अच्छा ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं भी हेले का पढ़ा हूँ, मगर मैं ये जो न्यू कैंपस वाला है। अच्छा। हाँ, तो इस हवाले से मगर हम हेलियन दोनों हुए। अच्छा। तो एक और चीज़ मुताबिकत। बहरहाल वो उनसे फिर उसी में मुलाकात हुई, और फिर वो क्योंकि जहन एक जैसे थे गाने में, मौसीकी में ज़ौक़ एक जैसा था, ज़ौक़ एक जैसा था, तो वो बात फिर दोस्ती तक चली गई। और फिर दोस्ती से होते होते फिर आपने इजहार किया? हमारी दोस्ती काफ़ी देर कायम रही, और कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं था शादी का। अच्छा। लेकिन फिर एहसास ये हुआ कि ये काम अगर ना हुआ तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन मिल जाए, है जी, कूड़ कहते हैं ना जिसे। मैं सोचा कि यार बेहतर यही है कि शादी कर लिया। हाँ। शादी में भी थोड़ा सा मतलब वो थे, कुछ थोड़ी सी अड़चने थी। अच्छा। मतलब एक तो फिक़े का मसला था। अच्छा। दूसरे लैंग्वेज का मसला था। अच्छा, आप अभी मुझे अंदाजा हुआ आपकी, जैसे उसे मेरे कुछ दोस्त है रोहतकी, जी, मुझे उसकी भी खुशबू आई, बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। हम लोग यूपी से। अच्छा, आप यूपी, उर्दू, तो आपका तो प्योर उर्दू हुआ। प्योर। और नैयरा साहिबा जो थी? नैयरा थी बेसिकली अमृतसर से। अच्छा। जैसा मुझे ब्रेक पे जाना है, तो वापस आकर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, व्यूज़ भी जानने के लिए मुश्ताक होंगे कि इतने सुरीले लोगों की ज़िंदगी में इतनी अड़चनें जो है वो कैसे आ सकती हैं। थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए, मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम शहरियार जैदी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
तो जैसे साहब हम बात कर रहे थे कि आपकी और नैयरा नूर साहिबा की शादी में कुछ रुकावटें थी ना? जी जी, लेकिन मैं शहरयार साहब से ये जानना चाहूंगी कि पहले पहल किसने की? वो बेचैनी इनको बरकरार कौन सा है। गाना गा के उन्हें बनाया? वो तो कह रही है, गाना तो हेली कॉलेज में सुन लिया था। पहल तो मैंने ही की, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो कूड़ वाली बात की थी हाँ आपने। बिल्कुल वो वाली चीज़ जो है ना जी, वो बड़ी काम खराब कर देगी जिंदगी। बेसुरा मिल गया तो क्या करूंगा? मैं आपको क्या किस्सा सुनाऊँ, एक मेरी जिंदगी का किस्सा है, लेकिन मैं वो सुना नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। वो यहाँ नहीं सुना सकता। अच्छा, कोई सेंसर सुनसर करके सुना दे। नहीं वो ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी खातून को मैं गाना सुना रहा था। अच्छा, और ये हेली कॉलेज में थे आप? जी मैं हेल कॉलेज में था। ठीक है। तो गाना सुना रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि क्या ये आपको गाना सुना, एक बड़ा हेमंत कुमार का गाना था। अच्छा, कौन सा गीत था? कितना दुख भुलाया तुमने। अरे ओए होए, बड़ा अच्छा गाना था। तो वो कह रही है ये क्या आप गाना सुना रहे हैं, कोई नूरजहां का गाना सुना है। तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा कि इससे पहले कि ये वाकया दोबारा कभी पेश आए, तो जो नैयरा काम की तरफ करने वाला है से। उसको कर दो। इस तरह से मैंने इसको किया। तो पहले आपने, जैसे अब तो पता लग गया ना, हाँ जी। तो प्रपोज आपने किया, इब्तिदा पहल आपने की, मगर उसके बाद रुकावटें आ गई ना? रुकावटें तो ये थी कि बहुत छोटी छोटी रुकावटें जो होती हैं, आपको पता। एक तो आप कह रहे हैं जुबान का फर्क था, जुबान वो का भी फर्क था, अड़े उर्दू आया। स्पीकिंग, पंजाबी, फ़िक़ह जाफरिया, फ़िक़ह हनफिया, ठीक है। वो एक सिलसिला था। वो एक था, लेकिन उसको हमने मोहब्बत करने वाले कहाँ हाँ जी देखते हैं ये सब। और कर गुजरे जो करना था। नहीं तो फिर फैमिली राजी हो गई? जी सब राजी हो गए। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं किया मैंने, किसी नाराज करके नहीं। अच्छा, सबको राजी कर लिया? जी हम 11 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 7 बहनें और 4 भाई, और मैं बिल्कुल बीच वाला हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो बड़ी बहनों को बीच में डाला, हाँ। उनसे कहा, फिर उन्होंने आगे बात बढ़ा के वो तो बहरहाल वो हल हो गए मसाइल? जी वो मसले हल हो गए। ठीक है, शादी हो गई, ठीक है। बच्चे हो गए। फिर हम फिर हम कराची चले गए। मेरा ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली कराची। अच्छा, ठीक है, PIA में था मैं। ठीक है। कराची में एक दूसरी ही ज़िंदगी शुरू हो गई फिर। अच्छा, ये फरमाइए, जब नैयरा साहिबा ने वो पढ़ती थी NCA में, जी। और बुनियादी तौर पे क्या डिग्री कर रही थी वो? नैयरा कर रही थी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो सिंगिंग जो था वो उनका बुनियादी यानी कि शोबा उस तरह से नहीं था? जी वो था। वो तो सिर्फ उनको हुनर अल्लाह ने दे दिया। तो सीखा था नैयरा साहिबा ने? गाना नहीं सीखा, गाना नहीं सीखा था। और आपने? मैंने भी नहीं सीखा। आपने भी नहीं सीखा। ऐसी फैमिलीज़ जिनके लिए लिसानी फ़र्क भी बाकायदा फ़र्क है और मसलकी फ़र्क भी बाकायदा फ़र्क है, यहाँ तक कि शादी में रुकावट आने लगे, तो उस ज़माने में आसानी से कबूल कर लिया था नैयरा का गाना, फिर फिल्मों में गाना ख़ास तौर पे? देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, नहीं वो तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, ख़ानदानों का। हाँ, खानदान उनको तो ज़ुबान पे और मसलक पे वो हमारे वालिद खासे खुले दिल के आदमी थे। अच्छा, और फिर ये है कि वो ये समझते थे कि जो औलाद चाह रही है ठीक है। उनको करना चाहिए। क्योंकि ससुराल वाले ही ज़्यादा अमूमन ख़वातीन को होगा, जी, अगर वही होता है। शौहर और वो तो नहीं, कोई अल्लाह का issue बड़ा शुक्र है कि हमारे घर में हमारे वालिदैन में से नहीं। उनकी फैमिली ज़्यादा कंजर्वेटिव थी? उनकी फैमिली में लोग थे उस जमाने में। अच्छा, मतलब ये जिन्होंने शुरू में तो नैयरा को घर भी नहीं बुलाते थे वो। हाँ, ये देखिए। है जी। अच्छा, ये ना गाना शुरू करता है, अच्छा। काम खराब हो गया। और फिर जब वो मशहूर हो गई तो फिर सब सरांखों में बिठाने लगे। हाँ, वो तो दुनिया का दस्तूर। और फिल्म में गाना तो बिल्कुल ही बहुत ही मायूस समझा जाता तो है। नैयरा ने बहुत कम किए हैं। हाँ, लेकिन की तो है ना, लेकिन जी की है। अब वो मजबूरी बात ये है कि वो छोड़ा भी फिर उसने इसी चक्कर में ना, अच्छा, कि वो वर्डिंग्स जो थी उस गाने में ओहो गानों की, वो बड़ी अजीब अजीब किस्म की हो गई थी। ओहो। तो फिर उसने कहा मैं नहीं। हाँ, लेकिन नैयरा ने तो कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल, हाँ, यानी कि जो उन्होंने फिल्म के लिए गाया रोबन घोष साहब के लिए, जी। तो बड़े शानदार बहुत गीत अच्छा। और बड़े आला पाई की शायरी उसके अंदर मिलती है। और जो टेलीविजन के लिए गाया वो तो अख्तर शिरानी साहब को गाया। जी वो तो सारे साथ को सबको गाया। हाँ, क्या बात है वो तो। फिर फैज साहब का भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गाई। अच्छा, उस ज़माने के जितने भी लोग थे ना, बेशतर, यानी कि मुझे याद है कि लता जी ने भी बहुत सारी चीज़ों को इनकार कर दिया, इसलिए कि भाई इसके लिरिक्स जो हैं वो ठीक नहीं है। श्रद्धांजलि जो लता मंगेशकर ने जो हाँ, पुराने के लिए की थी। वो सबसे पहले हमने किया था पाकिस्तान में। अच्छा। मैंने उस एरा को लेके वो सारे गाने जो थे, मैंने और नैयरा ने, हम दोनों ने पुरानी यादें के नाम से अच्छा एक कैसेट बनाया था। EMI ने उसको रिलीज किया। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अहम की, तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप ज़रूर रोशनी डालें, क्योंकि ये भी देखना चाहिए कि कौन सा मोड़ ऐसा मुड़ा
बहुत ही बिल्कुल ही यू टर्न था, या धीरे धीरे मोड़ मुड़ना शुरू हुआ और उसकी इब्तिदा को एक दिन में तो बाज़ औक़ात नहीं होती, सब मिलके कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ना, कि ये जो लिरिक्स जो थे वो इतने सतही होना शुरू हो गए कि नैयरा नूर जैसी सिंगर ने उसको गाने से इनकार कर दिया और फिर धीरे धीरे वो उससे आउट होती चली जी गई। बिल्कुल है। अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ दिया ना। नैयरा बुनियादी तौर पे इंतहाई शाही किस्म की खातून थी, अपनी मर्जी से वो सारी रात भी बैठी गाए, उसे कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे कोई इतना ज्यादा गाना पसंद था नहीं। वो आप वाला जैसे ये मिजाज एक है ना, अजीब सी चीज अल्लाह ने एक अता किया गला, जी, जी, जी। मगर वो बहुत भागती नहीं थी। मतलब वो गाना आता था, वो किसी का मैं नहीं करनी, मतलब उसमें कोई खास बात ऐसी नहीं भी है, फिर भी वो रिलेक्टेंट। हाँ मैं समझ गया, मूडी कह लीजिए इसे, हाँ। मैं नहीं करती। बच्चों को उसने हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस दिया अच्छा मौसीकी पे, अच्छा। कई गाने छोड़े ये नहीं, तो बल्कि हम EMI जाया करते थे रिकॉर्डिंग कराने, तो साइकिल बच्चे, वो छोटा था ना जाफर, उसके लिए साइकिल और बाकी सारे खिलौने विलौने लटरम पटरम सब चीज़ें लेके जाया करते थे। तो वहाँ वो उसे बहुत था, वो बच्चों की खातिर कुछ करने पे राजी नहीं होती। वाह। और ये जो जाफर हैं काविश के लीड सिंगर है ना वो, जी काविश की लीड है ना, और तो इनको ट्रेनिंग दी आप लोगों ने, दोनों ने? नहीं, गाते तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ वो मेरा ख्याल है वो माँ की तरफ से उसको। मेरा शहरयार साहब से सवाल है कि क्योंकि आप हमेशा कहते हैं इंटरव्यूज़ में कि सिंगर बनना चाहते थे लेकिन एक्टर बन गए, और अब आपका बेटा आपकी लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहा है, तो जब वो परफॉर्म करते हैं तो आपके क्या एहसासात होते हैं अपने बेटे को परफॉर्म करता देख? बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये है कि मैं तो खैर म्यूज़िक के चक्कर में गाना है, बड़े लोगों ने मुझे कहा कि सर ये हमारे जो मास्टर साहब थे जो रियाज कराने आया करते थे, उन्होंने एक बाजा भी मुझे दिया हारमोनियम, कि सर आप रियाज किया करें रोज़। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मैंने आपसे कहा था ना बहुत से लोगों ने मुझे ऑफर की, बट मैंने नहीं सीखा, नहीं उधर गया। तो मेरी बदकिस्मती थी। सीखा तो जाफर ने भी नहीं है, हाँ, लेकिन वो उसको जीन भी में अल्लाह है ताला ने एक बड़ी यानी गॉड गिफ्टेड है उसके जी पास जी, सारा से। जीन्स में आया ना जी। हाँ जी जी, जीन्स में आ गया। अच्छा, अभी जो फातिमा ने आपसे सवाल किया तो ऐसे मेरे जहन में आया कि आपकी अहलिया इतनी बड़ी सिंगर नैयरा नूर साहिबा, सब कॉन्टिनेंट की, और इतनी यादें लोगों की उनके गीतों के साथ ना, फिर आपका खुद मौसीकी से न सिर्फ लगाओ, फिर आप गाते भी हैं, और फिर उसके बाद बेटा, और फिर न सिर्फ ये कि बेटा गाता है, अच्छा गाता है और मकबूल है ना। जब नैयरा जी के बाद पहली बार उसने परफॉर्म किया, वो मोमेंट याद है आपको? मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब इसने परफॉर्म किया तो मैं नैयरा जी के बाद जब वो इस दुनिया से गई हैं, हाँ, उसके बाद जो पहली जी अभी की बात है, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, जब पहली दफा उसने परफॉर्म किया स्टेज पे, करता नहीं था। उसमें जनाब हुआ क्या कि मैं तो हैरान हो गया देख के कि सारे ऑडियंस जो है वो उसके साथ साथ गा रहे हैं, हर एक को एक एक गाना उसका याद था। मैंने कहा पता नहीं किस वक्त याद किया होगा इन लोगों ने ये, और ज़ारो ज़ार रो रहे हैं सारे, गा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं सारे, पूरा हॉल। वो इनके काविश के गाने थे या नैयरा जी के भी? नहीं, अपने जाती, उसने आज तक नैयरा का कोई गाना नहीं। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? बस वो कहता है कि मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। अच्छा, उसका एक गाना था, वो मैंने ही लिखा था, मैंने लिखा था, ये जो उनका जो सुपर हिट, जी तेरे प्यार, हाँ हाँ, तेरे प्यार, अरे वाह, वो नहीं सब पे लिखा हुआ। तो आपसे थोड़ा सा इस सिलसिले में थोड़ा मतलब मैं रिलेट करता हूँ, जी जी जी, और शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी रही। हाँ। पता नहीं आपको एक मैं अगर आपको एक शेर सुनाऊं, जी प्लीज प्लीज प्लीज। एक जाने में लंबी बहर के शेर लिखे जाएगा, जी जी, याद होगा आपको? हाँ हाँ, तो जावेद अख्तर के जो दादा थे, जी जी, मुस्तर खैराबाद, हाँ उन्होंने 3 शेर लिखे थे, हाँ, ये बहुत लंबे हाँ, बहर के थे। तो उसमें से एक आपको सुनाता हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सारा टाइम वो शेर खा जाएगा। हाँ, वो आधे आधे पेज की एक बहर है जी, जी। ऐसी हाँ, कभी उनको जो सुनाया गमे दिल, कभी उनको जो सुनाया गमे दिल, हंस के वो बोले कि बड़े भोले हो तौबा, वो सुनाते हो कहानी के यकीन जिस पे ना आए, वो बयां करते हो किस्सा जो जरा जी को न भाए, वाह, तुम इसे छोड़ दो, अच्छी नहीं ये बात के घड़ घड़ के सुनाते हो फसाने। अभी 10 और सुनो, इसको तो क्या जी में कहें।
तुम तो बड़े वो हो, खुदा तुमसे बचाए, चलो चटको, हमें नींद आई है, हम सोएंगे। चूल्हे में गई है आपकी बात। वाह, चूल्हे में गई आपकी बात है। जब एक मिसरा होगा मैं आपको बताऊं, मेरी नींद उड़ गई सुनकर, मुझे आने लगे चक्कर, मेरा दिल हो गया मुस्तर, नहीं सुनते कि हुआ क्या, यही सुनते हैं फसाना के न सर है न कोई पैर, वही हाँक दी जो आ गया जी में। इसी दुनिया में बहुत लोग हसीनों पे फिदा हैं, उन्हें क्या कुछ नहीं आता है, वो क्या कुछ नहीं कहते हैं, मगर यूं नहीं कहते कि अलटप। वाह वाह, जो लगी जर जो लगी जर सो लगी जर, जो बंधी धुन सो बंधी धुन, न सरे कम सुखनी है न डरे दिल शिकनी है, जो ठनी है सो ठनी है। वाह 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 वाह। कभी इन बातों में तुम खाओगे मुंह की, न मिलेगा कोई सम्राट, तुम्हें सब लोग कहेंगे ये वही है कि जिसे जब्त का यारा नहीं, खामोशी गवारा नहीं। जब होगी ये तजलील तो हो जाओगे हल्के, न कहेगा कोई राज अपना कि ऐसा ना हो गया तो बनी बात ही बिगड़े। एक वाह वाह वाह, जबरदस्त याद किया आपने। ऐसे तो ऐसे तीन है। ये तीन शेर अगर इस बहर में कोई याद कर ले तो अगर गैर शायर भी होगा तो कम से कम उसकी बहरे बहरे सेट हो जाएंगे। मुझे लगता है नैयरा जी का गाना सुन के आप इम्प्रेस हुए और ये सुना के आपने उनको इम्प्रेस किया होगा, है ना? वो इसके बाद कोई भी हसीना मेरे ख्याल में आपसे शादी के लिए तैयार हो जाती। ऐसी बात नहीं। ये फरमाइए कि चूंकि आप एक तारीख का हिस्सा रहे हैं, ये रोबन घोष साहब किस तरह से काम करते थे और आपकी भी मुलाकातें रही कुछ? आप बड़े हैरान हो गए सुन के कि मैं आज तक कभी रॉबिन घोष से नहीं मिला। वाकई? आप यकीन करें, मैं खुद बात हैरान होता हूँ। हैरानी की भी बात है, अफसोस की भी बात है। बड़ा एहसास होता है कि इतना यार मैंने क्या किया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा म्यूजिक इतना डायरेक्टर, सुरीला आदमी। और उसकी आवाज हमारे मतलब की थी। हाँ हाँ जी जी, मतलब जैसे वो अगर आप उनका कभी आपने गाना सुना हो, हाँ, तो वो हेमंत कुमार तिवारी गाते थे। अच्छा, पुराने जो था बिल्कुल, मतलब वही वाला स्टाइल। बंगाली, हाँ, बंगाली है, सब बंगाली जी हैं। और बंगाल जो है भी, आरडी भी, ये सब। बंगाल मुझे इतना पसंद था म्यूजिकली कि मैं समझता हूँ कि जितनी खूबसूरत फोक बंगाल का है, ऐसे ही वो और कहीं का नहीं है। आप देखें ना, एसडी के गीत, आरडी साहब के, रोबन घोष के, हेमंत कुमार को की बात हो रही है, सब बिल्कुल अलग से नजर आते हैं सबका सब। जो रोबन घोष के लिए जो नैयरा साहबा ने गाने गाए, उनमें से आपका या खुद नैयरा का पसंदीदा कौन सा था? याद करने वाली बात आ गई। कोई बात नहीं, याद करें। होता ना कभी जिक्र किया उन्होंने। नहीं, मुझे तो रूठे हो तुम बहुत पसंद था। हाँ, रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाएं। बहुत अच्छा था वो गाना। खलील साहब ने बहुत अच्छे गाने बनाए। खलील साहब ने बहुत अच्छे गाने बनाए, यस। खलील साहब का कौन सा गीत आपको नैयरा वाला पसंद रहा? खलील साहब का तो आपका तरानी है सबसे बड़ा। हाँ, वो तो खैर है ही है। असासा की जो कॉम्पोजिशंस बनाई है इन्होंने, खलील साहब ने, ए इश्क़ में बर्बाद न कर, वाह वाह, अख्तर शिरानी जी, अख्तर शिरानी, वो ये सारी जो ट्यून्स थी उन्होंने, मुझे बल्कि बड़ा अफसोस बात होता है कि खलील एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे कि जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था, नहीं मिला। अभी आपने श्रद्धांजलि का जिक्र किया, तो उसमें वो लता जी ने कहा कि वो कौन थी, कि जो गीत थे ना मदन मोहन के, तो उस ज़माने में सबका एक ख्याल था कि मदन जी को जो भी अवार्ड जो भी उनके होते हैं वो मिलेंगे। तो कहने लगे वो जब नहीं मिले, सबका ख्याल था नहीं मिले, किसी और को मिल गए। तो सबका ख्याल ये भी था, जो फर्टर्निटी के लोग थे उन सबका ख्याल था कि मदन जी को मिलना चाहिए। तो कहने लगे, मैंने उससे कहा कि मदन जी से कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ मदन भैया कि आपको नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए उससे बड़ी बात है कि तुम्हें इस बात का अफसोस हुआ कि मुझे। बिल्कुल सही बात। सो मैं समझता हूँ कि चूंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उसका मेयार जो है वो सभी उससे आशना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उसमें यह भी हकीकत है कि जैसे आप जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत डिज़र्विंग हैं और जिनको मिलने की वजह से उस अवार्ड के मेयार में इजाफा होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कि 100% ऐसे लोगों को मिला हो आज तक जो डिज़र्विंग नहीं थे, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको आप को हैरानी होती है। जी बिल्कुल, उसकी वजह से मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसे ही है, तौकीर रही नहीं है। जी हाँ, कोई नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, तो फिटर्निटी के लोग जानते हैं किसको कौन जायज़ मिला, किसको नहीं मिला। तो खलील साहब को मिले ना मिले, खलील अहमद मैं ये असल में कहना दिल गर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए।
वो खुद ब खुद ऐसे ही होता है, और ये होता है, आप यकीन करें। मुझे पता था आपके मतलब की चीज़ है, आप ये बात कहेंगे। मंजिल खुद आ जाती है, मंजिल खुद ही आ जाती है कि तू तो आ नहीं रहा, मैं आ गई हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंजिल के लिए 2 गांव चलूँ, 2 गांव भी बाधा नहीं चलने। हाँ मुझे पता था, मैं जानता था, मैं समझ गया था कि ये रख तो नहीं कहूँगा, मगर ये पसंदीदा रख है तो ये फड़केगी। मैंने 18 साल पीआई में नौकरी की। उसके बाद नौकरी छोड़ के मैंने बिजनेस किया, फ्रेट फॉरवर्डिंग का। लेकिन वो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो थी, वो बिजनेस मुझे कभी रास आया ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि मुझे जितना लोगों ने चूना लगाया वो शायद किसी और को न लगाया। तो नैयर जी ने कभी इस पे कहा कि मुझे हाँ कि आप तो बस लुट लुटा के आ जाते? नहीं, बल्कि वो खुश होती थी इस बात पे। अच्छा 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 अच्छा, वो भी फकीर मनज थी। हाँ बहुत बहुत। वो तो नैरा ने कभी किसी के घर नहीं गया, पैसे के पीछे वो भागती नहीं थी है जी, वरना हम पता नहीं करोड़पति तो होते ही कहाँ से। हाँ शायद इससे भी ज्यादा होते। हाँ इससे भी ज्यादा, क्योंकि वो उनकी एक अपनी लीग थी जी। हाँ जी जी। हाँ नैरा जैसा तो कोई दूसरा वो नहीं था। उसके सामने जितना मर्जी आप पैसा रख दें, अगर उसने नहीं करना तो नहीं करना। कोई खास इंसिडेंट आपको याद आता हो इस हवाले से? बहुत सारे हैं सर, एक थोड़ी है, बहुत दफा। कोई खास जो याद ऐसी ऐसी जरूरत के वक्त, अच्छा, कि जब ये पता लगता था कि यार कल क्या होगा है जी, और पार्टी आ गई और वो कह रहे थे कि शो कर दें, वो बेटे की शादी है, उसमें गा दें, ये चेक बुक ये साइन की हुई, जो मर्जी भर लें। नहीं, वीर पगाड़ा साहब के थी, उनके बेटे की शादी थी शायद, इनकी शायद, रिफ्यूज। तो बड़ी अच्छी बात थी ये। हाँ वाह। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो उसमें इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कभी किसी बात पे समझौता नहीं करती थी अपनी मर्जी के खिलाफ। वाह, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जितनी इज्जत मेरे ख्याल में इस फील्ड में उसको मैंने मिलते देखी, किसी को नहीं देखी। दुरुस्त कह रहे हैं। और वैसे भी नो कहने वाले लोग जो हैं, और ख़ास तौर पे अपने उसूलों की खातिर, जो भी उनके उसूल हों, जो भी उन्होंने तय किए हों, मगर कोई चीज़ फिर उन्हें माइल ना कर सके, कायल ना कर सके कि नहीं भी हमारे ये बहुत बड़ी बात। और ख़ास तौर पे ये दुनियावी जो लालच है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको रद्द करते हुए तो मैं समझता हूँ तो जितनी भी तौसीफ़ की जाए जी बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक नहीं। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी यादों और बातों के साथ मोहतरम शहरियार जैदी साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शहरियार साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। मगर फातिमा साहबा उससे पहले कुछ शहरियार साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि नैयरा साहबा जब नाराज हो जाती थी तो उनको कैसे मनाते थे? रूठे हो तुम, तुमको तो रूठी हो तुम, है ना, रूठी हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं सजन। नाराज होने वाला मसला था नहीं, हमारा बहुत कम होता था। ठीक। अच्छा ये फरमाइए कि नैयरा जी को कौन से सिंगर्स पसंद थे? जैसे आपने जिक्र किया अपनी पसंद का। सर लता तो खैर थी अपनी जगह। लता तो देखे ना, अपना बेगम अख्तर को भी पसंद थी। जी आप अंदाजा जी 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 जी। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मुश्किल है कि किसका नाम लें और किसका ना लें, है जी। अब रफ़ी साहब को अगर हम पकड़े तो आप देखिए हर मूड का गाना उन्होंने गाया हुआ है, कोई शक नहीं, हर मूड का गाना, और जिस तरह से गाया है वो आप हैरान हो जाता है इंसान कि क्या। कोई शक नहीं। इसी तरह सारे वहाँ ऐसे थे तकरीबन। ठीक है। तो नहीं मन्ना डे थे, मुझे मन्ना डे बहुत ज्यादा पसंद। आपको मन्ना डे ज्यादा? मुझे मन्ना डे पसंद है। नैयरा जी किसको ज्यादा सुनती थी दोनों में से? शुरू वाले दौर में कमला झरिया, ठीक है, एक बड़ी जबरदस्त सिंगर थी। वाह। एक कुमारी उमा बोस थी। सहगल साहब ने जो गजलों के जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लिटरेचर के साथ हाँ यस इंट्रोड्यूस कराने में बड़ा हाथ है उनका, इन सब लोगों का। बल्कि दुरुस्त कह रहे हैं आप। है जी, हाँ दुरुस्त कह रहे हैं। उस जमाने के शोरा को, गालिब को, मीर को, इन सब लोगों ने, जी हाँ, लातादाद गजलें उनको गानों की शक्ल में होने की वजह से हमें याद हो गई। यस दुरुस्त कह रहे हैं।
और जिस जमाने में भारत भूषण ने काम किया था, गालिब जो बनी है गालिब बनी, पहली जी, इब्तिदा में, उसमें भारत भूषण थे, तो सारा गालिब का कलाम जो था वो गीत के अंग में पेश किया गया, तो वो फिर मैसेज तक पहुंचा। बेदी साहब को मैं 1980 में कीनिया ले गया। अच्छा। उनके वहाँ हमने कोई 5 शो किए, 1 महीना उनके साथ रहने का मौका मिला। और नईरा साहबा भी थी? जी नहीं, अच्छा, नईरा और बेदी साहब। अच्छा, क्या याद उसकी आपके ज़हन में? अरे सर, यादें हैं उसकी तो। खान साहब को मैंने इतना अच्छा गाते कहीं और नहीं सुना। अच्छा, इतना कीनिया में अच्छा गाया? कीनिया में अच्छा गाया, उसकी वजह थी। मैंने उन्हें बहुत सारी चीज़ों से रोक रखा था। हाँ शामों का ख्याल रखा होगा। और एकदम मुझसे कहने लगे कि शहरयार भाई कहते थे मुझे, अब जो गज़ल में गाने लगा हूँ, एक महफिल थी उसमें, इसमें आप देखते रह जाएंगे और सम यहाँ से गुजर जाएगा। वाह। मैंने कहा तो हमें क्या पता क्या मौसीकी का है जी। तो खैर उन्होंने गज़ल शुरू की, अलाप में चले गए। अलाप से घूमते घामते जब सम पे आए, मैंने कहा ये सम आ गया खान। वाह। खान साहब ने एक लम्हा मुझे देखा और फिर अलाप में चले गए। फिर घूम फिर के जब आए तो मैंने ये सम आ गया खान साहब ने गाना रोक दिया। हमारा सेगमेंट जो है रहता है अभी, जी जी जी, तो उसकी तरफ बढ़ें जरा। उसका नाम है कैथारसिस। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? ये एक छोटा सा एक है सिलसिला। वो मेरी वालदा बहुत बीमार थी और मतलब मुझे फ़ोन आया कराची के, जी आ जाओ। मैं यहाँ आया तो मैं जहाज़ से उतर के सीधा पहले मॉडल टाउन चला गया। वो हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा वहाँ से किसी को लेके हॉस्पिटल जाऊँगा, मुझे हॉस्पिटल का पता नहीं था। वहाँ से मुझे मॉडल टाउन जाने आने में काफ़ी देर लग गई और वहाँ से फिर किसी को लेके जब मैं वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल आखिरी दमों पे थे। मेरा ख्याल है शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर मी, है जी। और बस ये समझें कि मैं उनसे मिला हूँ और अल्लाह में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। और मुझे आज तक सदमा इस बात का है कि मैंने उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंचाई होगी आखिरी वक्त में। डायरेक्ट क्यों नहीं चला गया? फौरन क्यों नहीं चला गया? तो मुझे आज तक उसका बड़ा सख्त सदमा होता है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे। और जो उस होता है क्या है कि हम सभी समझ सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती। बात चीज़ों का एक तो इल्म नहीं होता। जी जी जी, अच्छा ऐसा हो जाएगा, बंदा नहीं समझ रहा होता जी, पता नहीं होता, बहुत सारी गफलत में हो जाती है चीज़ें। अल्लाह ताला आज तक सदमा रहता है कि यार काश मैंने उनको अच्छा किस मुश्किल से उन्होंने मेरा इंतजार किया होगा। एवरीबडी वाज देयर, सारी औलादें उनकी इकट्ठी थी, मैं नहीं था। और मेरे आते ही बस वो 1 सेकंड लगा हुआ मेरे ख्याल। मैंने माँ में आ गया और बस माएँ हर एक की जी जी कमाल होती है, लेकिन हर बंदा ये समझता है कि मेरी ही माँ सबसे आला थी और यही मैं भी समझता हूँ। आप सही कह रहे हैं। और हर बंदा ये भी समझता है मेरे ख्याल में, और ठीक समझता है, समझना भी चाहिए सब कुछ करने के बाद भी कि कसर रह गई यार, जी जी जो है हक तो ये है बिल्कुल सही कि हक अदा ना हुआ। जैसे सब किसी बात पे गिल्ट रहता है। अब से कुछ अरसा पहले जब मुझे बैठ के सारी बातें याद आई, आपको सारी बातें याद आती हैं? हाँ, भूलता थोड़ी आदमी है जी, कि आपने किसके साथ ज्यादती की, किसके साथ क्या किया, किसके साथ क्या किया। वो आप लुत्फ लेंगे। अगर तू याद रख पाए तुझे एक बात बतलाऊं, अगर तू याद रख पाए तो तुझे एक बात बतलाऊं, कुल्हाड़ी भूल जाती है शजर को याद रख। बिल्कुल तो मेरे ख्याल है कुल्हाड़ी को भी याद रहता है। बल्कि जो उम्र बढ़ती है और अगर सेंसिटिव हो आदमी तो हो सकता है शजर भूल जाए। जी ऐसा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा, वो जो चीज़ मुझे याद आती जाती थी तो मैं सोचता था कि यार अब पता नहीं कितने दिन रह गए जिंदगी के, इतना बोझ कहाँ लेके जाऊंगा। तो ये है कि इससे पहले कि
आखिरी टाइम आ जाए माफ़ी मांग लो। सो मैंने एक मैसेज लिख के अपने तमाम अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया। और मैंने कहा भाई, अच्छा उसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म से सोचते हैं। मेरे अजीज़ों, दोस्तों ने, बहनों, भाइयों ने मुझे सोचा कि यार ये क्या है, क्या मरने का इरादा ठीक है, हाँ ये क्या, मतलब आखिरी दौर आ गया। मैंने भाई आखिरी दौर तो आ ही जाना है, नहीं अल्लाह और ताला पता नहीं सेहत किस दे। वक्त क्या होगा उसका, है जी। तो इससे पहले कि बंदा जाए, जो भी मौका मिल रहा है उसको अवेल कर लेना चाहिए। जो छोटे छोटे मामला आपने लोगों के साथ किए हुए हैं ना, अगर वो भी आपको पिंच करते हैं तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। कोई शक नहीं। मुझे तो खैर बहुत से ऐसे भी याद आते हैं कि जो अरशद महमूद हमारे दोस्त हैं। जी जी जी, मौसीकार जो है, जी हाँ, एक्टर भी। एक्टर भी। अच्छा, उसके साथ हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि वो मतलब फ्रैंक दोस्तों में से। हाँ हाँ। एक तो मैं उनके पास आके ठहरा कराची। हुआ क्या कि उनकी बेगम जो थी वो गई थी लंदन। तो ये एक ऐसा जिंदगी का एक अजीब सा राज है कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें सोचेंगे। तो उस फ्रैंकनेस में वो जब चला गया दफ्तर, तो मैंने उसका कबर्ड खोला तो उसके अंदर एक बड़ी नई शर्ट थी मार्क्स एंड स्पेंसर की, वो टंगी हुई थी। वो मैंने निकाल के पहनी और मैंने उस दिन लाहौर आना था, मैं वहाँ से फ्लाइट लेके लाहौर आ गया। अच्छा, लाहौर आने के लिए एयरपोर्ट गया तो वहाँ फ्लाइट डिले थी, 4 घंटे डिले थी। अब कहाँ जाऊँ, तो मैंने चलो पीटीवी चला जाता हूँ। पीटीवी गया तो वहाँ आ गया अरशद महमूद बैठा हुआ। तो वो बहरहाल वो किस्सा हो गया जो हमारे साथ बीतनी थी। नहीं, फिर हुआ ये तो बड़ा डिफरेंट किस्म का वाकया आप हुआ है कि जब मैं एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, हाँ तो मेरे साथ अमजद परवेज, एक हमारे दोस्त हाँ, थे, सेट डिजाइनर अमजद परवेज। हाँ तो वो मेरे साथ था। हाँ। तो हम दोनों पीटीवी की तरफ जा रहे थे, तो उसने मुझे कहा यार अरशद महमूद इथे होएगा। अबे मैंने अरशद महमूद वहाँ, मैं क्या करूँगा। मैंने गाड़ी में ही शर्ट चेंज की और उसको बैग में रख दिया। अच्छा। और वहाँ पहुँचे, खैर वहाँ पहुँचे तो ये अरशद महमूद टेबल के पार बैठा हुआ था, इधर अमजद परवेज था, ये मैं था। मुझे ऐसे ही उसको कोई मैंने जोक किया अमजद को, तो उसने कहा बकवास कितनी ना, अरशद में दस देगा। अरशद ने वहीं से जंप मारी, कुछ नहीं मतलब कहा किसी को, वहां से जंप मारी, आते मेरा बैग पकड़ लिया। कहला बैग कौन, तुमको हरकत दी थी। अच्छा, निकल आई उसमें। मैंने जब भजिया की डेथ हुई तो वहाँ अरशद से मुलाकात हुई। इसको बात को मतलब ये मेरे ख्याल अर्ली 70s की बात होगी, दहाइयाँ बीत गई ना। तो मैंने अरशद से कहा, मैंने यार मैंने तेरे साथ एक बड़ी ज्यादती की थी अरशद, मुझे माफ कर दे यार। कहला क्या ज्यादती की थी। मैंने यार इस तरह मैंने तेरी शर्ट निकाल के तुझे बताया बगैर मैंने पहनी थी, बड़ी ज्यादती की थी, तेरी पत्नी किसे गिफ्ट था, क्या था क्या नहीं था। तो उसने चल चल मैं नहीं माफ करता। अच्छा, मैंने बहरहाल तू माफ कर या ना कर, मैंने तुझसे माफी मांग ली। मेरा आधा बोझ तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब मैं अल्लाह से कह सकता हूँ तू मुझे माफ कर दे। दोस्तियों में माहौल के मुताबिक बाज़ा बंदा कई ऐसी हरकतें कर जाता है जो उसूलन नहीं करनी चाहिए। सबसे मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा आपकी जिंदगी का? कमाल है यार, अब देखें यादगार लम्हा ही कोई याद नहीं। कोई ऐसा यादगार लम्हा है नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे, चूँकि इस कदर आपकी दोस्ती थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, और मिजाज आशनाई का ये आलम था कि 10 के 10 सवाल जो थे उसके जवाब एक ही होते थे आपके और नय्यरा साहब। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि जितना आप उनको जानते थे, यकीनन बहुत करीब से जानते थे, तो अगर नय्यरा साहबा यहाँ होती और मैं उनसे अगर पूछता कि उनकी ज़िंदगी का रिग्रेट क्या है, तो क्या जवाब देती? वो अपनी एजुकेशन जो था उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। एनसीए में जब होती, NCA वो उनको तासुफ रहा हमेशा। जी वो हमेशा रहा, उसका रंज रहा। टेक्सटाइल डिजाइनिंग थी, वो उसके बीच में रह गई थी। और वो शादी की वजह से रह गई या चले गए आप दोनों? बहुत सारे मसले मसाइल थे। अच्छा,
उसमें मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अच्छा फाइनेंशियल इशू, ओह अच्छा। तो वो मेरे ख्याल में उसको एक बड़ा उसको रिग्रेट था उस बात का। अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंशियल इश्यूज भी थे एक खातून की ज़िंदगी में, मगर उसके बावजूद भी कभी वो, आप ये बता रहे हैं कि पैसे के पीछे नहीं नहीं, भागी। कभी नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जी पहलू है ना। बिल्कुल ऐसी है। अमूमन ये होता है कि इस किस्म का जो महरूमी है बात ये वो है कि किसी भी नौयत की हवस को या ख्वाहिश को जन्म देती है। नैहरा के जो दादा थे वो आसाम के बहुत बड़े ठेकेदार थे, ठीक है। और बहुत पैसे वाले लोग थे। कायद आज़म जब 46 में आसाम गए थे तो इन्हीं के यहाँ ठहरे थे। अच्छा हाँ जी, और बाकायदा इनको नस्पासनामा में पेश किया और फंक्शन इनके कायद आज़म के एजाज़ में किया था। तो वो बहुत खाते पीते लोग थे। लेकिन फिर यहाँ पाकिस्तान जब बना और यहाँ आना पड़ा उन्हें, तो वहाँ पे सारी जायदादें उनकी गवर्नमेंट ने जब्त कर ली, और यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तो जो अलॉटमेंट्स होती थी उसमें से कुछ नहीं मिला उस ज़माने है जी। तो उस चक्कर में एक खाता पीता आदमी जब जी मुश्किल कस्म पुरसी के आलम में आ जाए तो अल्लाह फिर ताला काम उस खराब है। महफूज रखे जी हर एक को उससे। तो उनको तालीम अधूरी रह जाने का अफसोस रहा। हालांकि वो इंतहाई ब्राइट स्टूडेंट थी। अच्छा, मेमोरेबल मोमेंट आपको क्या लगता है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये आपको अपना भी याद नहीं तो उनका कैसे याद होगा ना। ठीक है, ओके। ये फरमाइए, अब ये दोनों अब मैं शहयार जैदी से भी सवाल कर रहा हूँ और नैरा नूर साहबा से भी, आपके तो फैल हम उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको याद भी कर रहे हैं, आप दोनों को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। सबसे तल्ख तरीन याद? कुछ रिलेशंस जो थे वो टूटे बिजनेस में और दूसरे तरीके से। तो वो बाज़ दफ़ा कई जगह पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि ये भी मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो वो वहाँ पे आप नाम न बताइए मगर किस नौयत का वाक़या? बिजनेस से रिलेटेड। अच्छा, और किस नौयत की एक्सपेक्टेशन जो है आपकी वो टूटी? नहीं, बाज़ दफ़ा जो एक किसी बंदे के बारे में आपने एक ताजमहल बनाया होता ना, वो उसमें पूरा नहीं उतर रहा होता और वो टूट जाता ताजमहल। तो उससे ज़्यादा तकलीफ और कोई नहीं होती, मेरा ख्याल है। जी, ऐसा हुआ मेरे साथ 12 हुआ ऐसा। कई बार ताजमहल बना। और नैरा साहबा का क्या लगता है आपको? कोई बेटर मोमेंट अगर हो जिसकी तलखी कहीं रहती हो जिंदगी में? नैरा अपनी औलाद के मामले में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन ये बिटर मोमेंट कैसे रहा उनके लिए? उसके जो ख्वाब थे वो पूरे नहीं हो सके। अच्छा, तो वो उसकी उन्हें ठीक रिग्रेट कह लें या किसी की वजह से। अच्छा, किसी की वजह से, ठीक। शहरयार जैदी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी बीवी का जाना एक बहुत बड़ा हादसा था। नैरा और साहबा ऐसी हालत में कि मतलब ये कि बेबसी का एक आलम है जी, कि आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब चाहते हुए भी आप इतने बेबस हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि जी इनको आप ले जाएं क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है, तो बेकार है, हॉस्पिटल में रखना बेकार है। और कराची में मौसम बड़ा ख़राब था और बारिशें बहुत हो चुकी थी और इतना गड्ढा था हर सड़क में। और उस खातून का हाल ये था कि वो उसको ज़रा सा मूव करते थे तो तकलीफ चीखें मारते थे। ओह, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको लेके घर कैसे जाऊं। क्या जी, मतलब मैंने कहा रस्ते मर जाएगी है जी। तो मैं परवरदिगार से कह रहा था, मालिक मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको तो 5 मील की स्पीड पे भी आप अगर लेके जाते ना तो मर जाता। उसी रात 1 बजे उठा लिया उस वक्त परवरदिगार ने, है जी। वो इतना एक बेबसी का आलम था मेरे ऊपर कि मेरे समझ में नहीं आता था कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या करूं। किस आर्जे में मुब्तला हो गई थी वो? कैंसर था, कैंसर। कैंसर। वो कैंसर जो था वो फैल गया था रीढ़ की हड्डी में खास तौर पर। तो वो बड़ा मसला था।
और उनसे क्या आखिरी मुकालमा हुआ आपका? आखिरी बात क्या हुई नैरा साहब? मेरी आखिरी बात की उसको नौबत ही नहीं आई बेचारी की। मैं शूट पे था और रात को मेरे पास बेटे का फोन आया हॉस्पिटल से। उसने कहा बाप बस अब आ जाए आप जरा। तो मैं भागम भाग जब वहां पहुंचा हूं तो उसकी सांसें जो थी वो बोलने की सकत वाला सिलसिला खत्म हो चुका था, फंसी उस साथ। हमारा हर बंदे ने चले जाना है ब्रदर, अल्लाह ताला लेकिन मेरे बच्चों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं सोचता हूँ बड़ी हिम्मत दिखाई, खिदमत की उन्होंने बहुत, उनकी खिदमत भी बहुत की और उन्होंने इसको अल्लाह की मर्जी समझ के लिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और कितने अरसे ये इस आर्जे में मुब्तला रही वो? काफ़ी अरसा, मेरा ख्याल है 8-10 साल। 8-10 साल। तो इसका मतलब बहुत फाइट की उन्होंने फिर। हाँ, और कोई ख़ास बात, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हों में है, ख़ास बात जो नैरा साहिबा की आप समझते हैं कि भाई लोग इतना उनसे प्यार करते हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए? नैरा बहुत अल्लाह वाली खातून थी, ठीक है। बहुत इंतहाई यकीन रखने वाली। और आखिर में तो हम उससे ये कहते थे कि यार तू खुदा के वास्ते किसी के बारे में कोई बात ना किया कर। अच्छा। वो बात निकलती उसकी पूरी हो जाती थी। और वो उसने बहुत सारी नज़में और इस सिलसिले में लिखी हैं जो उसके बारे में किसी को नहीं मालूम कि वो शायरी भी करती थी नैरा जी ने। जी जी, तो वो मेरे पास पढ़ी है। अभी आपने जिक्र किया स्पिरिचुअलिटी का उनकी, जी, कि बहुत सारी बात वो करती थी और ऐसे लगता था कि वो भाई हाँ, पहले से प्रिडिक्ट कर लिया उन्होंने, ये पूरी कहा हो है जाती तो थी जी। जिसको जो मैं कहता था किसी के बारे में कोई बात ना किया करो खुदा के वास्ते। कोई ख़ास इंसिडेंट याद आता है आपको? सर हमारा एक दोस्त था, वो बहुत पैसे वाला था। एक दफ़ा मेड की बेटी की शादी थी, तो उसने कहा कि भाई इसकी शादी, अगर आप इसके लिए कुछ हेल्प कर सकें। अच्छा, वो कभी किसी से पैसे की बात करती नहीं थी जिंदगी में, मतलब मांगने वाला सिलसिला। तो वो ख़ास उसको अपना समझ के उससे कहा, वो पैसे उसके पास बहुत थे, बहुत दौलत वाला था। तो उसने कहा जी वो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और देखो ना जी इस तरह देने लगी है थे फिर तो खूब ही खाली हो जाना। ये कहा उन्होंने? उसने क्या दिया, ओहो। उसने कहा कि अल्लाह करे तेरे खूब खाली हो जाए। और बस मेरा ख्याल है कोई चंद सालों में वो बंदा कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। अच्छा। और मैं उसे कहता था खुदा के वास्ते मैंने यार इसको बात ना कह दिया करो गुस्से में। बड़ा मुनफरिद वाक़या आपने जी जी शेयर किया। तो बहुत जो फ़कीर फ़ुक़रा के लिए बहुत बहुत करती थी वो। उसके यहाँ एक माई मांगने आया करती थी, अंधी थी, और इतने मोटे मोटे लट्टे और सारी, उसकी बैठ के घंटों जुएं निकाला करती। उसको जुएं साफ करनी, उसको सारा कपड़े चेंज करने, उसको सिर नहलाना धुलाना सारा कुछ। फिर वो आपको ज़िंदगी में अपने चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे मैं अगर पूछूं कि याद आई, तो ख़ास मौका? मैं तन्हा हो गया उसके बाद, बिल्कुल तन्हा हो गया। मतलब ये कि कॉम्पैटिबिलिटी की भी आप बात कर रहे हैं ना, वो नजर ही नहीं आती, कहीं समझ में नहीं आता। आप यकीन करें मेरा हाल वो हो गया है कि मैं अकेले में जितना खुश होता हूँ, आप लाख मुझे महफिलों में बिठा दें मुझे दिल नहीं लगता। मैं कहता यार मैं अपने घर जाके आराम से अपने कमरे में बैठ घंटों बैठ अकेला, बात करने का मैं नहीं होता। आप हर किस्म की बात करते हैं ना, तो है तो वो इसको कोई बंदा ही नहीं रहा। और लोगों ने कहा ये शादी कर लो। भाई शादी क्या कर लो यार,
किसी से जहन मिले तो शादी कर लो, है जी। या फिर सारी ज़िंदगी, वो एक बंदे ने कहा ना कि जी मैं 4 शादियां करना चाहता हूँ, उन्हें यार तू इस तरह कर कि कोई बुढ़ी बोलो 4 बारी गाला खा लिया कर, सुन लिया कर दिन 4 शादियां तेरा पूरा हो जाएगा चाच। नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार ज़हीर साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता था। अरे सर, बहुत इज़्ज़त आप अफ़ज़ाई है यकीन मेरे करें, लिए, बहुत क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। एक बड़ा बादब किस्म का प्रोग्राम है आपका, बहुत बड़ी नवाजिश। जिसमें और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो आजकल आपको देखने को मिलती हैं, फाजिल चीज़ें। हमारी, आप समझिए कि जितनी भी हम रियाजत और मेहनत करते हैं वो सारी वसूल पाई आपके जुमले से, जो आपने, यानी कि आपका आना ही हमारे लिए बस ये बहुत है। मगर जो आपने कहा वो तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई एम रियली थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। मेरा दिल तो बहुत ही खुश हुआ और बहुत बड़ा हुआ। इतनी लेजेंडरी, इतने कमाल के लोग और इतनी कमाल की यादें, इतनी कमाल की निस्बतें। आई होप कि आप भी बहुत एंजॉय करेंगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।